व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। एक आम आदमी अपने दोस्तों के साथ में मार्केट के बारे में बात कैसे करता है? ये भाई सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। निफ्टी फार्मा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपन, क्योंकि देश में कुछ भी आए, मंदी तेजी, लोग दवाई तो खाएंगे ही। ऐसे ही कुछ हम एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए भी बोलते हैं कि भाई सोप तो हम यूज़ करेंगे, हम टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, बिस्किट्स हम खाएंगे ही। मतलब इन कंपनीज में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो मार्केट में तेजी हो या मंदी, ये कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ते रहेगा और हमें भी पैसा हर साल मिलते रहेगा। क्या ये चीज़ सच है? इसको एक डेमो से समझते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो निफ्टी फार्मा इंडेक्स मैंने यहाँ पर लिया है आपको बताने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम परफॉर्मेंस देखते हैं 2011 से 2015 तक 4 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ टॉप बन गया 2015 में निफ्टी फार्मा में, और अगले 5 साल तक यहाँ पर आप देख सकते हो कितना वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ लोगों का। 5 साल तक निफ्टी फार्मा में रिटर्न्स ही नहीं बना और कंपनीज खराब नंबर्स और खराब अर्निंग्स पोस्ट कर रही थी। अब यहाँ पर उसके बाद में देखो 1 साल लगा रिकवरी के लिए, और 2021 में, मतलब जिसने 2015 में टॉप में इन्वेस्टमेंट किया होता किसी निफ्टी फार्मा की कंपनीज में, तो बेसिकली उसके चांसेस होते हैं कि शायद से उनका 2021 में भाव आता, राइट। और उसके बाद में फिर आप देखोगे आज के तारीख में निफ्टी फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब 5 साल तक परफॉर्मेंस नहीं, राइट। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, विच इज़ इन पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स ऐसे ही टॉप कर गया था, राइट। आपको याद होगा 2010 में टॉप कर गया, और ये बीच का जो चॉपी मार्केट का फेज़ है, यहाँ पर हमने बहुत सारे स्टॉक्स को 50% 70% भी गिरते हुए देखा। मतलब 8 से 10 साल तक कोई परफॉर्मेंस, कोई रिटर्न्स नहीं बना पीएसयू बैंक्स में, अगर आपने पैसे लगा के आपने स्टॉक होल्ड किए होते तो। इससे एक की लर्निंग क्या हमें मिलती है, दैट एंट्री एंड एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट्स। उसके अलावा हमें मार्केट के स्टेज एनालिसिस को भी समझना पड़ेगा, जो कंपनी अलग अलग स्टेजेस में चलती होती है। तीसरी चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एंट्री और एग्जिट किस तरीके से और कौन से टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में उस चीज़ को हमें कौन से मैट्रिक्स को यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हमें अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और वेल्थ बनाना है कंसिस्टेंटली, तो हमें कुछ गेम ऑफ वैल्यूएशंस को समझना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज वैल्यूएशन समझेंगे, एंड उसके अलावा मैं आपको अलग अलग केस स्टडी, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स दूंगा, जिसके थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा कि वैल्यूएशन मार्केट में कैसे प्ले करती है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, डू इट द लाइक बटन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला पार्ट लेते हैं स्टेज को, कि कोई भी बिजनेस कौन से स्टेज के थ्रू गुजर रहा है। क्या वो एक्यूमुलेशन फेज में, या वो मार्कअप ग्रोइंग फेज में, या फिर वो ऑलरेडी स्टैग्नेंट हो चुका है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलेगा और डिक्लाइनिंग फेज चलेगा। तो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि आपको 4 स्टेजेस दिखा रहे हैं। पहले एक बेस स्टेज है, स्टेज 1। ये बेस स्टेज में बेसिकली एक्यूमुलेशन होता है, राइट। और नए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हो सकता है कि एक डिफेंस की थीम चल रही थी, तो 2021 में आपको डिफेंस में काफ़ी पैसा लगते हुए दिखा, 2022 में और रिफॉर्म्स आए, एंड ये रिफॉर्म्स कंटिन्यू हुए। तो स्टेज 1 आपका अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 2-3 साल पहले था। अब ये ऑलरेडी स्टेज 3 के आसपास, स्टेज 2 का और स्टेज 3 के आसपास हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेज 2 का क्या होता है, मतलब स्टेज 2 मतलब बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एंटर कर गए। अब मार्केट के न्यूज़ भी पॉजिटिव आने लग गई, मतलब अर्निंग्स ग्रोथ पॉजिटिव आ गई है, राइट। एंड मार्केट का पार्टिसिपेशन भी उसमें आ गया है। स्टेज 3 जब हम आते हैं स्टेज 3 पे, वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर ये हो सकता है कि भाई ग्रोथ जो हो गई वो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी अर्निंग स्ट्रांग है। मतलब ग्रोथ भी आ गई है कंपनी में और अर्निंग्स भी स्ट्रांग चल रही है कंपनी में। इसका एक और वर्जन होता है, जैसे मान लो अर्निंग्स साइडवेज होने लग गई है, थोड़ी सी डिक्लाइन या साइडवेज होने लग गई है, लेकिन अभी भी मार्केट में ग्रोथ चल रहा है। तो ये जो ग्रोथ चलता है ना, वो चलता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज ये सेंटीमेंट ड्रिवन हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में हम बोलते हैं यूफोरिया हो रहा है, यूफोरिया हो रहा है, मार्केट में यूफोरिया हो रहा है। क्यों हो रहा है यूफोरिया? क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन से मार्केट दूर चल रहा है थोड़ा, एक्चुअल वैल्यूएशन से ऑलरेडी आगे जा रहा है, मार्केट एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग बाइंग कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बबल, या हम इसको बोल सकते हैं यूफोरिया क्रिएट हो रहा है। बिकॉज यू नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ मार्केट। अल्टीमेटली मार्केट रियलिटी पे चलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी बढ़ते ही जा रही है डिस्पाइट पोस्टिंग नेगेटिव ग्रोथ या फिर लॉसेज। ऐसा लंबे समय के लिए नहीं चलेगा, कुछ टाइम के लिए चलेगा, लोग उसमें ही एंटर करके हो सकता है ब्लॉक हो जाए
और फिर उसमें डी रेटिंग या उसमें डाउनवर्ड्स मोमेंटम शुरू हो जाए। हमने ये चीज़ काफ़ी स्टॉक्स में देखी है। रेलवे स्टॉक्स में हमने पहले IRCTC के केस में देखा था, राइट। इनफैक्ट अभी अगर आप देखोगे कुछ स्टॉक्स में हमने वारी एनर्जी में देखा, बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, राइट। एंड एक और मैंने लास्ट जो अपने वीडियो देखा नहीं होगा, EPS और PE रेशियो के ऊपर हमने एक बहुत अच्छा डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो बनाया। उसमें मैंने आपको डी रेटिंग में पॉलीप्लेक्स का एग्जांपल दिया था। अगर आपको याद होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो पॉलीप्लेक्स भी एक ऐसा स्टॉक था जो एक टाइम पे अच्छा कर रहा था, उसको री रेटिंग मिल रही थी, लेकिन 2700 रुपये वाला स्टॉक आ गया 900 रुपये पे। तो ये सब चीज़ें मार्केट में होती है और ये स्टेज ड्रिवन होता है। तो ऐसा स्टेज जहाँ पर आपका टॉप पे है, पीक पे है, मार्जिन पीक पे अर्निंग्स है, राइट। और यहाँ से ज़रा सा भी 1-2 क्वार्टर साइडवेज हुआ मोमेंटम अर्निंग्स में और स्टॉक फिर भी चल रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस होना है। अब स्टेज 4 में क्या होता है ये देखिए। स्टेज 4 में अर्निंग्स भी डीरेल होना शुरू हो जाएगी, मतलब अर्निंग मोमेंटम डाउनवर्ड जाएगा और स्टॉक का मोमेंटम भी डाउनवर्ड जाएगा, और इसको हम बोलते हैं कि स्टेज 4 जहाँ पर कोलैप्स हो रही है, जो स्टोरी कोलैप्स हो सकती है या अर्निंग्स कोलैप्स हो सकती है। उसके बाद में वापस से बेस लेवल पे स्टॉक आएगा, वापस स्टेज 1 हो जाएगा, स्टेज 1 से फिर स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है। अब इसके अंदर अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, वो हम समझते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एग्जिट्स हम फॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्टेज एनालिसिस। अब कुछ टाइप्स ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं। जब वैल्यूएशन समझना है तो हमें ये समझना है कि भाई कौन से टाइप ऑफ स्टॉक में हम एंटर कर रहे हैं। सबसे पहला जब मैं बात करूं तो सबसे पहला मुझे ध्यान में आता है, दैट इज़ फास्ट मूवर्स। फास्ट मूवर्स क्या होता है, पीटर लिंच ने ये पूरी थ्योरी दी थी। फास्ट मूवर्स मतलब ऐसी कंपनीज जो आपकी कंट्री के GDP ग्रोथ से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। हो सकता है टेक स्टॉक्स, सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री अभी जो रिसेंट में मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी मोमेंटम देखने मिला, वो एक कैटेगरी हो सकती है। डिफेंस एक कैटेगरी हो सकती है। पिछले 2 से 3 साल में ये सब कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग योर इंफ्रा, ठीक है। जहाँ पर कंपनीज हमने देखी है कि जो अपने GDP ग्रोथ से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब आपका 7%, 6% का अगर GDP ग्रोथ है तो कंपनी 10% से ग्रो हो रही है, 15% से ग्रो हो रही है, 20% से ग्रो हो रही है। अब दूसरा एक कैटेगरी आता है स्लो मूवर्स, जहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है। इसके लिए वैल्यू तो दिखती है लेकिन ग्रोथ नहीं दिखती। कुछ एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मुझे याद आता है एक स्टॉक जिसका नाम है कैस्ट्रॉल। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं, देखो 5 साल का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे दैट इज़ 5%, एंड हम अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे वहाँ पर 4%। मतलब कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन आपके GDP ग्रोथ से भी नीचे है। ये कंपनी में आपको लॉन्गर रन के लिए मोमेंटम नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस कोई नया टर्न अराउंड या कोई प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आया, कोई नए बिजनेस में कंपनी एंटर कर रही है, या मैनेजमेंट में कुछ नए रिफॉर्म्स आया, मैनेजमेंट चेंज हुआ, जो भी है। लेकिन अगर सब चीज़ कांस्टेंट रही और कंपनी ग्रोथ नहीं पोस्ट कर रही है तो इसको हम बोलते हैं स्लो मूवर्स, राइट। तो ये इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। एक होता है स्टॉलवर्ड्स। अब स्टॉलवर्ड्स जैसे बड़ी कंपनी, जाइंट कंपनी हो गई, जैसे TCS हो गया, नेस्ले हो गया, राइट, रिलायंस हो गया, ये बड़ी कंपनीज हो चुकी है, HDFC बैंक, ये एक कंसिस्टेंट पेस को पकड़ के चलेंगे। इससे आप बहुत ज़्यादा मैसिव रिटर्न्स, मैसिव ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते क्योंकि कंपनी का बेस ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब इसके ऊपर CAGR रिटर्न्स पोस्ट कर पाना दैट टू डबल डिजिट, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा वैसा ग्रोथ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको बड़े जाइंट्स को स्टॉलवर्ड्स बोलते हैं। ये एक कंसिस्टेंट इनलाइन परफॉर्मेंस आपको देते रहेंगे, ठीक है। अगर ये डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर कि आपको कौन सी कंपनीज के साथ में जाना पसंद है, राइट। अब एक और इसमें कैटेगरी आती है जिसमें हम बोलते हैं टर्न अराउंड। अब टर्न अराउंड का अगर एग्जांपल लेंगे तो एक उषा मार्टिन के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो हमने हमारे चैनल पे पोस्ट किया है। आप डिटेल के लिए वो देख सकते हो पूरी, के कैसे लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आ गई, नए प्रोडक्ट को मिक्स करके और जो ग्रोथ प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस करके। एक और हमें जो मुझे ध्यान आता है दैट इज़ इन द रिसेंट 3-4 ईयर्स टाटा मोटर्स हैज़ गिवन अ मैसिव टर्न अराउंड। तो एक टाइम पे कंपनी लॉस पोस्ट कर रही थी, ग्लोबल लेवल पे अच्छे सेल्स भी नहीं कर पा रही थी, उसके बाद में नए प्रोडक्ट मिक्स में आए, इनफैक्ट EV वाले सेगमेंट को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया एंड अपने डिज़ाइन वगैरह पे बहुत वर्क किया, पोस्ट सेल सर्विस के ऊपर वर्क किया, प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क किया, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने चेंज करी और आप टाटा मोटर्स को देख सकते हो 4 साल पहले ये स्टॉक 200 रुपये पे था और आज 1000 रुपये पे है।
ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज हैं। अभी रिसेंट में सुजलॉन वगैरह में भी अच्छा मोमेंटम आया है ड्यू टू पावर इनिशिएटिव्स जो भी है। बट ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस पॉइंट कि किस तरीके से ये अलग अलग वैल्यूएशंस थीम्स चलती है मार्केट में, ठीक है। और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से स्टॉक के अंदर जा रहे हो। अब एक होता है साइक्लिकल स्टॉक। साइक्लिकल स्टॉक मतलब ये पेस्टिसाइड कंपनी हो सकती है साइक्लिकल्स में, पेपर इंडस्ट्रीज हो सकती है, बिकॉज ये कंपनीज का क्या होता है ना, डिमांड और आपका जो सप्लाई है इसमें थोड़ा थोड़ा इशू होता है। इनफैक्ट मार्जिन भी इनके फ्लक्चुएटिंग होते हैं, तो किसी कंपनी के मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। इनफैक्ट प्राइसिंग पावर भी प्रमोटर्स के हाथ में नहीं है, इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है, तो बेसिकली वहाँ पर आपको एक साइक्लिकल अर्निंग्स देखने मिलेगा। और क्योंकि अर्निंग्स में फ्लक्चुएशन है, इसके लिए प्राइस में भी, जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी फ्लक्चुएशन रहेगा, एंड हेंस हम इसको साइक्लिकल बिजनेस बोलते हैं। अब कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी होते हैं जो डिविडेंड के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे वेदांता हो गया, एनटीपीसी हो गया, राइट, कोल इंडिया हो गया, ये सब अच्छे खासे डिविडेंड देते हैं, तो ऐसे भी कंपनीज में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम एक एक करके केस स्टडीज़ लेंगे और समझेंगे कि भाई एग्जिट पॉइंट्स और एग्जिट एक फ्रेमवर्क आपको किस तरीके से वैल्यूएशन को देखते हुए चलना चाहिए। अब पीई को लेके एक और वर्जन हम देखते हैं जिसमें एक रेड फ्लैग आता है, पीई का एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को किस तरीके से फिगर आउट किया जाए। तो उसके लिए एक डीमार्ट करके स्टॉक है, एवेन्यू सुपरमार्ट, उसका एग्जाम्पल लेंगे। अब मैं अगर आपको इसको चार्ट पे बताऊँ, यहाँ पर पी रेशियो का चार्ट लेते हैं पिछले 10 साल का, सो यू कैन क्लियरली सी जब आपका पी 230 चले गया था एंड अक्टूबर में 2021 में 313 चले गया था। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि आप प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब प्राइस वर्सेस योर अर्निंग्स के लिए आप 313 का पी पे कर रहे हो, मतलब इतना प्रीमियम पे करके जब आप कोई स्टॉक में एंटर करोगे एट पीक, तो आप यू आर नाउ एक्सपोज्ड के आने वाले टाइम में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ही ऐसे जोन में आपके फेवर में नहीं रहेगा, और इसलिए देखो हैवी प्राइस बहुत सारे लोगों को पे करना पड़ा, और आज 100 के नीचे भी ऑलमोस्ट 100 लेवल्स पे आपका पी आ गया है। तो ये बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हमें डीमार्ट में देखने मिला, जहाँ पर ग्रोथ भी नॉर्मलाइज हो गई और आपका प्राइस में जो पी का करेक्शन था वो भी आपको देखने मिला। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो आप ये देख सकते हो बजाज फाइनेंस में। तो आप बजाज फाइनेंस में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी। एक टाइम पे पी, अगर 5 साल पुराना पी मैं बजाज फाइनेंस में लेता हूँ तो सीधे 100 का पी था, और अभी क्योंकि थोड़े से रेगुलेटरी इश्यूज भी है, और यहाँ पर बजाज फाइनेंस देखिए अनसिक्योर्ड लोन लेंडिंग स्पेस में भी ज़रा रेगुलेटरी इश्यूज है, और इसके वजह से आप देखोगे तो किस तरीके से 26 पे स्टॉक पी आ गया है। अब 26 पे लास्ट टाइम स्टॉक पी कब था, अगर आप ये देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने मिलेगा कि 21 का पी था 2020 के क्रैश में, मतलब 2020 का जो क्रैश था बजाज फाइनेंस का, वो लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली आज वैल्यूएशन वाइज स्टॉक आ चुका है। तो आज कोई बजाज फाइनेंस 6500 या 6000 के आसपास बाय करेगा तो उसका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू किसी ने अगर 2 साल पहले उसको 8000 रुपये में बाय किया होता, ठीक है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स नहीं लेना है, और इसलिए हम हमेशा ही ये बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप देखोगे एमटार का मैं बात कर रहा हूँ तो 130 का पी है। अब 130 के पी में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो इंडस्ट्री है वो ऑर्डर इनफ्लो और कैपेक्स के ड्रिवन हो रही है। अब ये जो ड्राइव है अगर इसमें ज़रा सा भी डेंट लग गया, इसमें अर्निंग्स नहीं आई या ऑर्डर फ्लो आने बंद हो गए या कुछ मार्जिन पे इम्पैक्ट आ गया, सो यू हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज इन मार्केट्स विच कैन लीड टू डी रेटिंग ऑफ अ स्टॉक। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, तो आज आप जो ये मोमेंटम देख रहे हो जो अभी ड्रॉ डाउन होते जा रहा है वो स्टॉक पे भी आपको दिखने लग जाएगा। और अगर आप प्राइस में देखोगे सो यू कैन क्लियरली सी कि अभी ऑलरेडी करेक्शन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अर्निंग्स यहाँ से अगर और ख़राब होती है तो ये करेक्शन और ड्रास्टिकली नीचे जाएगा। दिस इज़ हाउ एक्सपेंसिव पीज should always be avoided in markets. See guys, this is very important learning because market में historically हमने अलग अलग बबल्स को बर्स्ट होते हुए देखा है, चाहे वो 2000 का टेक बबल हो या 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, राइट। तो 2015 का करेंसी डिवैल्यूशन, चाइनीज़ करेंसी डिवैल्यूशन हुआ, बाद में डीमोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद में आप देखोगे काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज़ में मैनेजमेंट के इश्यूज़ हुए, एनबीएफसीज़ में काफ़ी सारे फ्रॉड निकले और उसमें कोलैप्स हुआ, हमें देखने मिला पूरा हाउसिंग थीम कोलैप्स होते हुए।
तो टाइम टू टाइम ये जो भी चीज़ें कोलैप्स हुई है आपको सब देखना पड़ेगा कि भाई ये सब समय का चक्र है और एक बार सब कुछ नॉर्मलाइज होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि सर्कल, पूरा लाइफ का सर्कल होता है, वैसे मार्केट में भी सब चीज़ कभी ना कभी तो ऊपर जाके नीचे वापस से बैक टू मीन आएंगी और इसलिए वैल्यूएशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अब वैल्यूएशन वाइज एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे अपॉर्चुनिटी एग्जिट हो गया, मान लो आपको कहीं और दूसरे इंडस्ट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है एट रीजनेबल प्राइस, मतलब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ग्रोथ कंपनी में दिख रही है आपको लेकिन स्टॉक का प्राइस महंगा नहीं है, वो टाइम पे आप कहीं ना कहीं स्विच कर सकते हो। तो लोग अपॉर्चुनिटी वाइज एंट्री करते हैं दूसरी जगह पे। अब एक और एंट्री क्या होता है कि भाई कोई कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, अब हमारे पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा पार्ट हो गया, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग्स आ चुकी है और यहाँ पर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, थोड़ा साइजिंग का एग्जिट करते हैं कि भाई अभी यहाँ पर रिड्यूस कर लो, मतलब 25-30% अगर कोई भी एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का बन गया है तो वहाँ पर आप थोड़ा एग्जिट कर सकते हो। ये भी एक रीज़न होता है कि भाई वैल्यूएशंस को कंफर्टेबल करने के लिए आप या फिर पोर्टफोलियो साइज को कंफर्टेबल करने के लिए आप एग्जिट कर लेते हो। एक और एग्जिट का ये आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ग्रोथ ही नहीं आ रही है, आपने कोई कंपनी में एंट्री किया, होता है कभी कभी कि हमने कोई स्टोरी में इन्वेस्ट किया और वो स्टोरी अनफोल्ड हो रही नहीं, उसको टाइम लग रहा है, आपको सामने दूसरी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छा ग्रोथ आपको दूसरी जगह मिल सकता है, तो ग्रोथ नहीं आ रहा है कहीं पे, तो वहाँ पर आपका टाइम करेक्शन हो रहा है और आपको टाइम भी बचाना है मार्केट में, इसलिए आप एग्जिट कर लेते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जिट। इनफैक्ट एक और चीज़ ये होती है कि कोई वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे एक इंडस्ट्री जो अपने मल्टीपल्स के बहुत अहेड चल रही है, जैसे हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में एग्जाम्पल, तो निफ्टी बोला जाता है कि जब भी 25 या 26 के पी के ऊपर चले गया तो हम आस्ते आस्ते निफ्टी को एक्सपेंसिव कंसिडर करने लग जाते हैं कि भाई 25 के ऊपर वाला निफ्टी एक्सपेंसिव है। हो सकता है कि 25 से लेकर वो 28 भी चले जाए, 29 भी चले जाए, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सपेंसिव कैटेगरी में रखते हैं। तो एक्सपेंसिव जैसे होते चले जाता है कोई भी सेक्टर या इंडस्ट्री, हम उसमें से पोजीशंस रिड्यूस करना शुरू कर सकते हैं। पीक अर्निंग्स, पीक सेंटिमेंट्स की हम बात करते हैं तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर। ओके, सो वी कैन टेक दिस एग्जांपल ऑफ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में हमने भी पहले इन्वेस्टमेंट किया था एंड यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से अर्निंग्स पीक हो गई थी 2021 पोस्ट कोविड। अब यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि कोविड के जो टेस्ट वगैरह हो रहे थे इन पे बहुत ज़्यादा मार्जिन चार्ज किया जा रहा था, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे थे कोविड के टाइम पे। पैथोलॉजी लैब्स वगैरह का बिजनेस बहुत अच्छा चला वो टाइम पे और इसलिए मार्जिन भी एक्सपेंशन हुआ, रेवेन्यू भी एक्सपेंशन हुआ और आप यहाँ पर देख रहे हो किस तरीके से नॉर्मलाइज हो गया। मैं आपको प्रॉफिट में बताता हूँ। 2020 में आप देखो 850 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़ के आसपास 1200 करोड़, और 1200 करोड़ वाला जो टॉप आउट हो गया 2022 में, दैट वाज फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 राइट। उसके बाद में आप देखो कंटिन्यूसली स्टैग्नेंट हो गया है, ग्रोथ नहीं आ रही है। अब ग्रोथ नहीं आ रही है, मार्जिन्स भी आप देखोगे तो 26%, 24% हो गया, जो पहले 28% पे था, तो मार्जिन्स भी गिर गए एंड बॉटम लेवल पे भी आपको ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो 2019 में जो 125 करोड़ था 130 करोड़ के आसपास, वो टॉप आउट हो गया 200 करोड़ और अभी 200 वाला वापस से आ गया 130। तो हम वापस चले गए 2018 और 2019 वाले पैड पे, जहाँ के हम ऑलरेडी 215 करोड़ तक पहुँच गए थे। तो अभी अगर 200 करोड़ 200-250 करोड़ के आसपास होता ना अगर यहाँ पर, तो स्टॉक में आपको मेजर करेक्शन नहीं देखने मिलता, जो आप यहाँ पर अब देख पा रहे हो मेरे साथ। प्राइस में अगर आप देखोगे सीधे इस प्राइस में पोस्ट 2021 दिसंबर मतलब 2022 से गिरना शुरू हो गया और आज आप 3300 वाला स्टॉक जो है वो 2000 रुपये पे देख रहे हो। ये इसीलिए होता है कि जहाँ पर आपका, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि मार्जिन्स पीक हो गए एकदम। एक यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बालाजी अमाइंस का। तो बालाजी अमाइंस में भी हम पहले इन्वेस्टेड थे लेकिन बाद में हमने एग्जिट कर लिया, बट यू कैन सी दिस ट्रेजेक्टरी अगेन, सी दिस 50 वाला पी, 52 वाला पी। अब यहाँ पर अगर मार्जिन्स की मैं बात करूँगा, सेल एंड मार्जिन्स, तो सेल और मार्जिन में आप देखोगे हिस्टोरिकली 10 साल में भी कभी इतना बड़ा मार्जिन्स नहीं आया। 21%, 22% का ईयरली मार्जिन्स था। और आप यहाँ पर सेम चीज़ देख पा रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कि किस तरीके से मार्जिन बढ़ के 27-29% तक चले गए थे, जो कभी भी हुआ नहीं। नॉर्मलाइज बेसिस में आप देखो वापस से बैक टू मीन आ गया, 20% 19% का मार्जिन आ गया और यहाँ पर ग्रोथ जो 2300 करोड़ का टॉप लाइन था वो अभी भी वापस नहीं आया है और इसलिए स्टॉक प्राइस भी वापस नहीं आया है। क्लियर? तो ऐसा होगा मार्केट में एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एग्जिट देखो क्या होता है ना, मैनेजमेंट के चलते भी एग्जिट होता है। कोई मैनेजमेंट ने कहीं पे
डायरेक्टर ने छोड़ दिया, ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, ये 2018-2019 में बहुत हो रहा था। मनपसंद वाले केस में भी आपने देखा और स्टॉक प्राइस गिर गया वहाँ पर। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस वगैरह में भी आप देख सकते हो कि अर्निंग्स डीरेल हुई, राइट। तो इस तरीके से भी होता है। दूसरा एक चीज़ ये होता है कि मान लो किसी प्लांट में कुछ आग वगैरह लग गई, जैसे कि दीपक नाइट्रेट के साथ में हुआ था, बहुत बड़े प्लांट में आग लग गई थी, वहाँ पर 1-1.5 साल के लिए ग्रोथ कोलैप्स हो गई और वहाँ पर स्टॉक प्राइस गिर गया। तो ये सब भी होता है। उसके अलावा कोई कैपेक्स आप कर रहे हैं, तो जब कंपनी कैपेक्स करती है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसके बाद में अगले 1-2 साल तक हो सकता है कहीं इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, कहीं डेप्रिसिएशन कॉस्ट लग रहा है, या कैपेक्स डिले हो गया लाइव आने के लिए फॉर वेरियस अदर रीजंस, तो उसके वजह से भी लोग कभी कभी एग्जिट करते हैं। कभी कोई कंपनी ऐसी होती है जो पॉलिटिकल फ्रंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार गई तो मान लो उसका इम्पैक्ट आ गया स्टॉक के ऊपर। जैसे अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश के ऊपर आया, वो पार्टी जीत गई बीजेपी, और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के कोएलिशन में आने की वजह से आप देखो स्टॉक्स को बेनिफिट हुआ। तो ये सब भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग रीजंस हैं जिसके वजह से स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है। और भी रीजंस है मेरे पास, लेकिन सारे ही एक वीडियो में बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपकी कुछ की लर्निंग्स हैं इस वीडियो से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सजेशंस है वो भी पोस्ट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो। डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड।